हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमने यूट्यूब पे HPPSC JOIT की सीरीज़ लॉन्च कर दी है, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कोई और रिसोर्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों में मैंने जो है इस कंटेंट को प्रिपेयर किया है। और जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं JOIT के, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने इसमें कवर किए हैं। बाकी 10-12 से भी ज़्यादा बुक्स का निचोड़ मैंने इसमें कवर कर रखा है। और कुछ चीज़ें जो बुक्स में भी इनकरेक्ट दे रखी थी, उसको मैंने ऑनलाइन रिसर्च से खुद करेक्ट किया हुआ है। बाकी इसके अलावा कुछ कंटेंट जो बुक्स में भी नहीं दे रखा था, वो मैंने खुद की रिसर्च से कवर किया है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, या फिर लैंग्वेजेस होगी। तो कुल मिला के कंप्लीट कंटेंट जो आपको इसमें मिलने वाला है, तो टोटली रिलाई कर सकते हैं आप इस सीरीज़ पे। बाकी फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है कंटेंट में, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको इंप्रूव करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से पहले मैकेनिकल डिवाइसेस आए, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक बन गए, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए। तो सबसे पहले जो हम एबेकस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ऐसा माना जाता है कि इजिप्शियन ने इसे जो वो 10th सेंचुरी BC में डेवलप कर लिया था, बट इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो चाइना में तैयार किया गया। तो इसलिए जो मोस्टली चाइना को इसका श्रेय दिया जाता है इन्वेंशन का। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप चाइना ही टिक करेंगे, बट इन केस अगर चाइना नहीं है तो आप इजिप्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, इजिप्ट में इसे जो 10th सेंचुरी BC में जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। चाइना में 12th सेंचुरी AD में इसका जो फाइनल रूप तैयार किया गया। तो एबेकस इसको कहा जाता है। इस तरीके का डिवाइस था ये, और इसमें इस तरीके की स्टिक्स लगी होती थी जो कि प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे 1s, 10s, 100s। और इस पे जो बीड्स लगे हुए हैं ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली इसी को रेफरेंस की तरह यूज करके कैलकुलेशन की जाती थी। लगभग सारी कैलकुलेशन कर सकते थे आप। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ पॉसिबल था। और इतना ही नहीं, प्रेजेंट डेज में भी जापान हो गया, रशिया हो गया, या फिर चाइना हो गया, इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो एबेकस का जो मतलब है बेसिकली वो कैलकुलेटिंग बोर्ड ही है। फिर उसके बाद नेपियर बोन आया 1617 AD में, जिसका आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। तो ये लगभग सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस था, फुली ऑटोमेटिक नहीं था। इस पे इस तरीके से जो वो नंबर्स दिए गए थे, 0 to 9 जो है इस स्टिक पे नंबर लगे होते थे। तो इसको बेसिकली घुमा के जो वो आप कैलकुलेशन करते थे। तो इस डिवाइस का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही पॉसिबल था। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी या फिर जो एल्गोरिदम इन्होंने इन्वेंट किया, उसका नाम था रैप्डोलॉजिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रैप्डोलॉजिया किसने इन्वेंट किया, तो वो भी जॉन नेपियर ने किया। इसके अलावा लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया, तो उसका श्रेय भी जॉन नेपियर को जाता है। बाकी इसके अलावा इनकी कुछ और इन्वेंशन थी, जैसे कार्ड एबेकस हो गया, जिसको प्रॉम्प्ट कहा जाता था, या फिर लोकेशन अरिथमेटिक, तो ये भी जॉन नेपियर ने ही इन्वेंट किए थे। और नेपियर बोन जो था, ये पहली मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस आया स्लाइड रूल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 16th सेंचुरी में एडमंड गंटर ने इसको जो है इन्वेंट किया। तो इसका यूज करके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कुछ परफॉर्म कर सकते थे। और नासा का अपोलो मिशन जो है 1960 का, इसमें इसको यूज किया गया था मेजरमेंट के लिए। बस इतना याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद एक कैलकुलेटिंग क्लॉक आई, जिसका डिजाइन विलियम सिकर्ड ने 1623 में तैयार किया था। और इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? प्रीटेक लॉरिंगहॉफ ने। देन इसके बाद पास्कलाइन आता है मार्केट में 1642 में, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक डिवाइस था, जिसमें आप जो वो इनपुट देते थे और ये आपको कैलकुलेट करके दे देता था। इसे आप जो वो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन भी कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इसका यूज जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता था, बाकी कैलकुलेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकता था। और एक टर्म है कैरी। कैरी यानी कि जब आप एडिशन वगैरह करते हैं तो एक कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ता है। तो उस टर्म को भी इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ से जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस की शुरुआत होती है, जिसमें आप इनपुट देते हैं और मशीन आपको जो वो कैलकुलेशन करके आउटपुट देती है। फिर इसके बाद पास्कलाइन में ही थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करके गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने जो वो स्टेप्ड रेकनर तैयार किया, या फिर इसको लीबनिज व्हील भी कहा जाता है इन्हीं के नाम पे। तो 1673 में जो वो स्टेप्ड रेकनर की इन्वेंशन की थी गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने। तो बेसिकली ये पास्कलाइन का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन था। ये भी एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, बट ये जो वो सारी कैलकुलेशन करने में सक्षम था। एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ हो सकता था इस पे। और इसे फर्स्ट ट्रू 4 फंक्शन कैलकुलेटर कहा जाता था, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन करने में सक्षम था। बाकी एक और फैक्ट आपने याद रखना है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो कि मॉडर्न कंप्यूटिंग का आधार है, तो उसे भी गॉटफ्रीड लीबनिज ने 1689 में इन्वेंट किया था। फिर इसके बाद मार्केट में आता है पंच कार्ड, जिसका इन्वेंशन जोसेफ जैकवर्ड ने 1801 में किया था। बहुत सी बुक में ये गलत दे रखा है, हरमन हॉलरिथ उसमें दे रखा है, वो आपने टिक नहीं करना है। पंच कार्ड का इन्वेंशन जोसेफ जैकवर्ड ने किया था 1801 में, और इसे बेसिकली इन्होंने डिजाइन किया था मैकेनिकल लूम में इस्तेमाल करने के लिए। इसमें एक पंच कार्ड रीडर लगा होता था, जो कि कार्ड में दिए गए होल्स को डिटेक्ट करता था। अगर वहां पे होल होता है तो वो उसको बाइनरी 1 की तरह लेता था, अगर होल नहीं है तो उसको 0 की तरह कंसिडर करता था। तो ये बेसिकली मॉडर्न कंप्यूटर का ही एक सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको इसमें उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। तो ये चीज़
चीज़ भी याद रखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम इन्वेंट किसने किया? गॉटफ्रीड लीबनिज ने, और इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया पंच कार्ड के रूप में जोसेफ जैकवर्ड ने। फिर इसके बाद मार्केट में डिफरेंस इंजन आता है, जिसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था 1822 में, और इसको डिज़ाइन किया गया था मैथमेटिकल टेबल प्रिंट करने के लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था उसको कहा जाता है मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। बाकी चार्ल्स बैबेज की ये जो मशीन है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इसके बाद इन्होंने दिया एनालिटिकल इंजन, जो कि एक कंसेप्चुअल जनरल पर्पस फुल्ली प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसकी शुरुआत हुई बट इसकी फंडिंग जो बीच में रोक दी गई, तो ये डिज़ाइन कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। बट इस डिज़ाइन ने जो मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए आधार तैयार किया, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी थी जो कि मॉडर्न कंप्यूटर में पाई जाती है, इंटीग्रेटेड मेमोरी भी थी और कंट्रोल फ्लो भी था। बाकी ये सब जो है इस मशीन के कंपोनेंट्स थे। मिल यूज़ किया जाता था सीपीयू की तरह। एक स्टोरेज मेमोरी इसमें दी गई थी डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर में भी किया जाता है। एक रीडर इसमें दिया गया था पंच कार्ड को रीड करने के लिए, और आउटपुट के लिए इसमें एक प्रिंटर दिया गया था। बाकी ये कंप्यूटर प्रोग्रामेबल भी था और कंडीशनल ब्रांचिंग के जरिए इसमें कंट्रोल फ्लो किया जाता था। जो फ्लो चार्ट में हम पढ़ते हैं यस नो वाला कंसेप्ट, तो वही बेसिकली इसमें यूज़ किया गया था। बाकी जैसे कि मैंने बताया इसकी फंडिंग बीच में रोक दी गई थी, तो ये डिज़ाइन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बट इसने जो मॉडर्न कंप्यूटर के लिए आधार तैयार किया, तो इसीलिए जो चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और बाकी इनका जो डिज़ाइन है इनके बेटे हेनरी बैबेज ने बाद में कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद एक प्रोग्रामर आई जिनका नाम था एडा लवलेस। तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स बैबेज के डिज़ाइन को रिसर्च किया और उसके लिए दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था जो कि कैलकुलेट करता था बर्नौली नंबर। तो इसीलिए जो एडा लवलेस को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देन इसके बाद 1880 में हरमन हॉलरिथ ने आविष्कार किया टैबुलेटिंग मशीन का, जिसको हरमन हॉलरिथ मशीन भी कहा जाता था इन्हीं के नाम पे। और इस मशीन का यूज़ किया गया 1890 में यूएस के सेंसस में, यानी कि जनगणना में। तो ये जो मशीन थी पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, यानी कि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी थे कुछ, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी यूज़ किए गए थे। और इस मशीन में इन्होंने एक कार्ड रीडर का यूज़ किया था जो कि पंच कार्ड को रीड करने का काम करता था। तो हो सकता है इसी के बेसिस पे कुछ बुक्स में जो दे दिया गया हो कि हरमन हॉलरिथ ने जो वो पंच कार्ड का आविष्कार किया, बट नहीं, इन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था हरमन हॉलरिथ मशीन में, बट पंच कार्ड का आविष्कार जो वो जोसेफ जैकवर्ड ने किया था। तो ये जो आविष्कार था ये कंप्यूटर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। फिर इसके बाद हरमन हॉलरिथ ने एक कंपनी स्टार्ट की टैबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से 1896 में। फिर 1911 में इस कंपनी का मर्जर हो जाता है और इसको नाम दिया जाता है CTR, यानी कि कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके IBM रख दिया जाता है 1924 में। तो ये चीज़ भी पूछ सकते हैं IBM कंपनी कब स्टार्ट हुई, 1924 में। और इसके फाउंडर कौन थे? चार्ल्स फ्लिंट। बाद में इस कंपनी के नए CEO आते हैं थॉमस जे वाटसन, तो ये भी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। फिर उसके बाद 1931 में एक मशीन आती है डिफरेंशियल एनालाइजर, जिसका आइडिया तो जेम्स थॉमसन ने दिया था, बट उसको डिज़ाइन किया बाद में वेनेवर बुश ने। ये ट्यूरिंग यहाँ पे गलती से आ गया है, ट्यूरिंग नहीं होगा यहाँ पे। इस मशीन को बनाया था वेनेवर बुश और हैरोल्ड लॉक ने MIT में। देन इसके बाद मॉडर्न कंप्यूटिंग की शुरुआत होती है। एलन ट्यूरिंग ने 1936 में ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंशन किया। इस तरीके की मशीन थी ये, जिसपे बेसिकली एंडलेस पंच कार्ड लगे हुए थे। तो इस मशीन को जो प्रोग्राम भी किया जा सकता था। तो ये मशीन एक थियोरेटिकल मॉडल था, बट ये मशीन कंप्यूटर वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेके आई थी। तो इसलिए एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन थे या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कौन थे? एलन ट्यूरिंग। फिर उसके बाद 1941 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे कॉनरेड ज़्यूस। तो इन्होंने Z3 का इन्वेंशन किया, जो कि दुनिया का पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिकल डिजिटल कंप्यूटर था। और याद रखिएगा, ये कंप्यूटर प्रोग्रामेबल तो था, बट ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और इस कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर किया जाता था वो मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता था। फिर इसके बाद आता है दुनिया का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम था ABC, यानी कि एटेनेसफ बेरी कंप्यूटर। तो इसका जो नाम है इसके इन्वेंटर के नाम पे ही पड़ा था, जॉन विंसेंट एटेनेसफ एंड क्लिफर्ड E. बेरी। और ये जो कंप्यूटर था पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, और साथ में कैपेसिटर यूज़ किए गए थे स्टोरेज के लिए। बट इस कंप्यूटर में भी कुछ कमियाँ थी। ये कंप्यूटर ना तो प्रोग्रामेबल था और ना ही ट्यूरिंग कंप्लीट था। इसको हम दुनिया का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोल सकते हैं, बट ये प्रोग्रामेबल नहीं था और ना ही ट्यूरिंग मॉडल के हिसाब से कंप्लीट था।
तो इसलिए इस कंप्यूटर को पहला इलेक्ट्रॉनिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहना सही होगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बाकी एबीसी कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें इनोवेट की गई थी, जैसे बाइनरी अर्थमेटिक हो गया, पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया, या फिर रीजनरेटिव कैपेसिटर मेमोरी हो गया, जिसका यूज जो आगे के कंप्यूटर्स में किया गया। फिर उसके बाद 1943 में आता है कोलोसस कंप्यूटर, जिसका डिजाइन टॉमी फ्लावर्स ने तैयार किया था। तो ये जो कंप्यूटर था ये एक सीक्रेट ब्रिटिश कंप्यूटर था, जिसका यूज वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे ब्रिटेन के द्वारा किया गया था जर्मन कोड्स को डिकोड करने के लिए। बाकी इस कंप्यूटर को थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी कर सकते थे और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स भी यूज की गई थी। तो अल्टीमेटली इस कंप्यूटर को हम दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, और ये पहला कंप्यूटर था जिसका यूज करके जो वो कोड्स को डिसाइफर किया जाता था। फिर इसके बाद आता है हार्वर्ड का मार्क 1। तो याद रखिएगा कोलोसस जो वो ब्रिटेन की इन्वेंशन थी और हार्वर्ड मार्क 1 जो है वो यूएस की इन्वेंशन है। तो हार्वर्ड मार्क 1 को हार्वर्ड एकी ने इन्वेंट किया था, जो कि आईबीएम में काम करते थे, और 1944 में इन्होंने इसको जो वो इन्वेंट किया था। बाकी इस कंप्यूटर को एएससीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो इस कंप्यूटर का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंप्यूटर का यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार 2 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। यूएस का ये प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने एक जो अटोमिक बॉम्ब तैयार किया था। इसके रिगार्डिंग रिसेंटली एक मूवी भी आई थी ओपनहाइमर नाम से। तो ओपनहाइमर जो एक साइंटिस्ट थे जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। तो इस प्रोजेक्ट में यूएस ने 2 एटॉमिक बॉम्ब तैयार किए थे, एक इन्होंने गिराया था हिरोशिमा पे और दूसरा गिराया था नागासाकी पे। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस कंप्यूटर में जो सबसे पहला प्रोग्राम रन किया गया था वो किसने लिखा था? जॉन वॉन न्यूमैन ने 29 मार्च 1944 को। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, इस प्रोजेक्ट में जो प्राइमरी प्रोग्रामर थी उनका नाम था ग्रेस हॉपर। तो ग्रेस हॉपर का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। इन्होंने जो है दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट की थी, जिसका नाम था फ्लोमैटिक। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम फ्लोमैटिक था, बाद में इसका नाम जो वो कोबोल रख दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी? ग्रेस हॉपर ने, और इस लैंग्वेज का नाम था कोबोल। बाकी दुनिया का पहला कंपाइलर भी इन्होंने इन्वेंट किया था ग्रेस हॉपर ने। बाकी इसके अलावा दुनिया का जो पहला बग है यानी कि पहला एरर है वो भी इन्होंने ढूंढा था। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का ये पार्ट 1 था, इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो हिस्ट्री है वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। बाकी नोट्स की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप जो वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेड बैचेस में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे लाइव क्लासेस होगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, या फिर मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उसमें डिस्कस किए जाते हैं। जो भी लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप चाहें तो पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।